जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो PYQ की सीरीज चल रही है उसमें इतिहास का टॉपिक अभी चल रहा है। 300 क्वेश्चन के बाद ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप धैर्य बनाए रखिए। ऐसा ना समझिए कि केवल इसमें इतिहास या हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया हुआ है और उसके अनुकूल आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास में थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में। इसके बाद इन्होंने क्या अपनी उपाधि त्याग दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। और गांधी जी ने कौन सी त्यागी थी दोस्तों? गांधी जी ने केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। क्या हुआ था दोस्तों कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने भारतीय सैनिकों के लिए या भारत के जो सैनिकों को जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया था, तो उसके चलते हुए गांधी जी को क्या केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं है, हमारे विरोधी है और हमारे लिए हानिकारक है, तो उन्होंने जो उपाधि दी थी उसे दोस्तों वो त्याग दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, नाइटहुड, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टनेज व्यवस्था, ठीक है, का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों समुद्री व्यापार में कार्टनेज जो व्यवस्था थी एक लाइसेंसी व्यवस्था थी, ठीक है, लाइसेंसी व्यवस्था थी व्यापार करने को लेकर। ये किसने लागू करी थी दोस्तों? ये पुर्तगालियों ने लागू करी थी, ठीक है, कार्टनेज व्यवस्था पुर्तगाली, ठीक है। ऑप्शन में क्या है दोस्तों? डच है, फ्रांसीसी, अंग्रेज है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, तो यानी प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्बुकर, अल्मीडा, वास्को डी गामा और केब्राल। तो दोस्तों प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात आती तो वो फ्रांसिस डी अल्मीडा था। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, फ्रांसिस द अल्मीडा की क्या है दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। और जो फ्रांसीसी अल्बुकर्क है दोस्तों, इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से, ठीक, आदिल शाह से गोवा को जीता था, गोवा को जीता था, ठीक है, और गोवा अपनी राजधानी बनी थी। और वास्को डी गामा दोस्तों जानते होंगे कि 1498 में इन्होंने क्या करी थी? भारत की खोज करी थी, ठीक, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। तो प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय कौन था दोस्तों? वास्को वो सॉरी फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करी? तो दोस्तों हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो के कौन का नाम आता है? लॉर्ड रिपन के का, ठीक है। जब वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो का नाम आता है, लॉर्ड मेयो का नाम आता है। तो इन्होंने 1870 के आसपास जो प्रांतीय क्षेत्र थे, जो प्रांत थे, ठीक, प्रांत को इन्होंने क्या करी थी? वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करी थी, वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करी थी कि वो अपना जो खर्च है उसको निकाल सकते हैं या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब दोस्तों राजनीतिक की अगर बात आएगी तो कौन आ जाएगा? लॉर्ड रिपन का नाम आ जाएगा। और आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात आ जाएगी या वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात आ जाएगी दोस्तों, कौन हो जाएगा? लॉर्ड मेयो का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत भारत सरकार ने जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? एक होती है संघ शक्ति, वो संघ सूची के विषय होते हैं, ठीक, एक राज्य सूची के विषय होते हैं, और तीसरी सूची होती है दोस्तों अवशिष्ट, ठीक, जिसपे मतलब दोनों के उल्लेख नहीं है कि इस पे कौन शासन करेगा। तो इसमें दोस्तों क्या है
इसमें भारत के वायसराय को यह शक्ति दी गई थी कि जहाँ संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख नहीं है विषयों का, वहाँ पे अगर कोई सा कानून बनना है इन दोनों को छोड़कर, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ रहेंगी किसके पास रहेगी, भारत के वायसराय के पास रहेगी। 1935 के अधिनियम में ये बात लिखी थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉलिटिकल साइंस का भी अगर कोई बंदा है जो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी ने चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। ठीक है, कि दोस्तों क्या हो रही थी, बंगाल में नील की खेती हो रही थी, या बंगाल और जो बिहार था दोस्तों उस समय वहाँ पे नील की खेती और अफीम की खेती काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो नील बगान मालिकों द्वारा क्या हो रहा था, किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया, इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे आंदोलन में क्या भागीदारी करें, जिससे कि क्या रहेगा, जो हमारा आंदोलन है राष्ट्रव्यापी हो जाएगा। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण, कब, 1917 में। ठीक है, 1917 में गांधी जी चंपारण आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसका नील खेती किसानों के साथ, यहाँ पे दोस्तों चंपारण में 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी। 3 कठिया मतलब 20 भाग में से 3 बटे भाग, 20 भाग पर क्या क्या नील की खेती करना क्या दोस्तों अनिवार्य था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना आपको अनिवार्य था। इस प्रकार की बाध्यता के लिए ये चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण कहाँ है दोस्तों, बिहार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1905 और 1906 के मध्य में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसके समय क्या हुआ था, निष्क्रिय प्रतिरोध का किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है कि सरकार की जो नीतियों को क्या करना, एक प्रकार से विरोध करना, उसमें आक्रामक नहीं होना। ठीक है, वो निष्क्रिय प्रतिरोध या उसकी अवज्ञा करना सरकार के कानूनों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी में से बदलकर अंग्रेजी कर दिया। फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया। दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजों से पहले भारत में कौन थे, ठीक, मुगल थे। तो मुगल की जो कामकाज की भाषा दोस्तों कौन सी थी, फारसी थी। तो फारसी ही दोस्तों कब तक, 1835 तक चलती आ रही थी। ठीक है, 1835 तक फारसी ही की कोर्ट की भाषा रही। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा अपने अनुकूल भाषा को परिवर्तन करना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1835 में, ठीक, कोर्ट की भाषा क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा अधिनियम भी लाए थे इनके समय। ठीक, शिक्षा अधिनियम भी लाए थे। तो इसके चलते क्या हुआ था कि जो पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी को बढ़ावा देने का इनका क्या कहा था, पूरी तरीके से एक प्रकार से टारगेट था। तो फारसी से बदलकर अंग्रेजी कब हो गई दोस्तों, 1835 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा। ठीक है, विलियम डिग्बी ने किस पहलू के बारे में लिखा भारत के संबंध में। ठीक है, जो विलियम डिग्बी इतिहासकार थे, ठीक है, इन्होंने किस बारे में लिखा, भारत की शिक्षा के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, भारत में अकाल के बारे में, और भारत में गरीबी। तो जो विलियम डिग्बी ने दोस्तों क्या भारत में अकाल के बारे में लिखा है। ठीक है, अकाल, दुर्भिक्ष भी बोलते हैं इसको, है ना, ठीक, सूखा पड़ जाना हम सामान्य भाषा में करें तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है। ठीक है, और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। मतलब कि ऐसा स्वस्थ शरीर जो अपनी आत्मा के अनुकूल होता है, मतलब जिस प्रकार आत्मा कह रही है उसके अनुकूल होता है, और उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा में लगा रहता है। मतलब आत्मा जो कहती है उसके अनुकूल काम करता है। तो ये कथन किसका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है दोस्तों सरदार पटेल, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, बार्डन पॉवेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये किसका है, महात्मा गांधी जी का। गांधी जी का कथन है, ठीक, स्वस्थ शरीर जो आत्मा के अनुकूल काम करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में शाही थैली क्या थी। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में शाही थैली या हम प्रीवी पर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, प्रीवी पर्स क्या था,
ऑप्शन ए है, एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को निजी तौर पर दी जाने वाली थैली, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई थैली, भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, और भारत के किसी पूर्व देशी राजा द्वारा भारत सरकार को दिया गया उपहार। तो दोस्तों प्रिवी पर्स के नाम आपने सुना होगा, और इसके बारे में मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी पूछा गया है, और एक संविधान संशोधन के बारे में बात होती है, और इसका सन क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, कब हटाया गया। तो दोस्तों जो भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार ने जो अनुदान दिया था, हम देखते हैं दोस्तों 552 रियासतें थी, तो जब इन्हें भारत में शामिल किया जा रहा था कुछ रियासतों को विशेषाधिकार दिए गए थे, ठीक है, कुछ अनुदान दिए गए थे कि वो अपने जो साम्राज्य या जो क्षेत्र था उसको संचालित करें। तो उसे ही दोस्तों क्या बोला गया था, प्रिवी पर्स। इसे इंदिरा गांधी जी द्वारा 1971 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, शायद 1934 या 35 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, इसका है शायद 34 या 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रिवी पर्स को दोस्तों क्या कर दिया था, 1971 में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। फिर नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चटगांव शस्त्रागार जो घटना हुई थी दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में इसमें गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता क्या करी थी, ग्रहण करी थी। गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में, ठीक है। इसके नेता सूर्यसेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे, ठीक है। सूरसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के निकटता से जुड़ा था, और इस समूह ने चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार करने के लिए कार्य योजना बनाई थी। तो दोस्तों इसके जो नेता थे सूरसेन या मास्टर दा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। इस समूह में जुड़ने से पहले ढाका में क्या थे, वकील थे। वो जो चटगांव है दोस्तों वर्तमान में कहाँ, बांग्लादेश में आता है, ठीक है। ये घटना कब हुई थी दोस्तों, ये घटना चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुई थी, जिसमें जो दोस्तों क्या हो रहा था कि जो शस्त्रागार पर क्या इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। तो इसके जो मुखिया थे मास्टर सूरसेन, या जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेकर 34 पुस्तक के लेखक निम्न में कौन से। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है दोस्तों वो किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बाय सोशलिज्म, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, ठीक है। मानवेंद्र नाथ की कौन सा, नव मानवतावाद, ये इनकी किताब है, ठीक है। तो दोस्तों इंडियन स्ट्रगल किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने ही कहा था ये कथन किसका है दोस्तों, गांधी जी का ही है कि गांधीवाद मर सकता, वो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो गांधी क्या है दोस्तों, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है, वो कोई भी हो सकता है। गांधीवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, जो अहिंसा पे बल दे, ठीक, सत्य पे बल दे, सत्याग्रह पे बल दे, ठीक, और जो दरिद्र नारायण की सेवा से पे बल दे। तो ये क्या है, ये सभी जो आधार है ये गांधीवाद है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, और जो प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं सभी ने, अवज्ञा, असहयोग, तो ये गांधीवाद के आधार है। उन्होंने कहा था कि ये कभी नहीं मरेंगे। तो हम भी देखते हैं दोस्तों कि आज प्रोटेस्ट होता है तो सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं कि एक अहिंसात्मक मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे कि सरकार क्या हो, उनका दमन ना करे। तो ये गांधी जी की नीति थी। तो यही गांधीवाद है जो अभी तक जिंदा है। इसके बारे में कहाँ कहा था दोस्तों गांधी जी ने, कराची अधिवेशन 1971 में इस बात को गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब अगर क्वेश्चन आए दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर, ठीक, जनरल, तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, तो स्वतंत्र भारत हो गया तो मतलब अंग्रेज तो चले ही गए थे, तो फिर कौन हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जब पूछेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो कोई भी हो सकता है, अंग्रेज भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, ये भी अंग्रेज भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो बात आ जाएगी दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की। ऐसे ही एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप अगर क्लियर रहेंगे कि जो वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के एक्ट के तहत बने, और लॉर्ड कैनिंग 1861 का जो अधिनियम आया था भारत स्वतंत्र, उसके तहत बने, और स्वतंत्र 1947 का अधिनियम के तहत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, ठीक है। और इन्हें जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। ये पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी। तो दोस्तों हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। तो ये किसने करी थी, रेड क्लिफ रेखा, ये दोस्तों, ठीक है। और फिर भारत और चाइना के मध्य में कौन सी है दोस्तों, मैकमोहन रेखा, ये कब बनी, 1914 में, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों, डूरंड रेखा, जो पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य में होती थी जब देखे, लेकिन किसके में 1896 में बनी थी दोस्तों। तो रेड क्लिफ रेखा 1947 में बनी भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा 1914 में बनी भारत और चीन के मध्य में, 1896 में डूरंड रेखा बनी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो वो जो रात थी, ठीक है, उसकी जो केंद्रीय असेंबली थी जहाँ पर संविधान सभा बैठती थी, में मोहम्मद इकबाल का जो गीत था कि हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, किसने गाया था, ठीक है। कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो जहाँ पे संविधान सभा जिस असेंबली में बैठती थी, ठीक है, तो जब 12 बज गए थे, रात के 12:01 के, मतलब भारत में आज आज़ादी की रात शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, तो उसमें 2 गाने गाए थे, हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गीत गाए गए थे। तो ये गाए थे किसने, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, MS सुब्बालक्ष्मी ने, ये कर्नाटक संगीत की गायिका थी, ठीक, कर्नाटक संगीत की गायिका थी, इन्होंने क्या करा था, ये हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन गाया था, ठीक है। MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है, कर्नाटक संगीतकार की। तो इनका जो दोस्तों भारत, ये इसके बारे में, इनके बारे में कहा जाता है ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतकार हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतकार भी MS सुब्बालक्ष्मी जी है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापना करी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से, ठीक है। विलियम बेंटिंग के सहयोग से ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। इसी को दोस्तों ब्रह्म समाज का बाद में विखंडन हो गया था। तो 1866 में
देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और 1872 में केशव चंद्र सेन ने, ठीक, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, तो केशव जो आदि ब्रह्म समाज है दोस्तों, दो भागों में टूट गई थी बाद में। तो ये अभी का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1866 में इसमें जो विभाजन हुआ, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली उसी से, और 72 में केशव चंद्र सेन ने क्या करा, भारतीय ब्रह्म समाज में इसका विभाजन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। दोस्तों हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद में क्या रहेगा, इस अधिनियम का मूल्यांकन किया जाएगा। तो 1927 में साइमन कमीशन बाहर आता है, जिसमें 7 लोग थे जो सभी गोरे थे। ठीक है, तो गो साइमन गो के नारे लगाए जा रहे थे। तो किसने ये कहा था कि इसमें भारतीय लोग नहीं शामिल होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि जो साइमन कमीशन है उसमें कोई भी भारतीय नहीं रहना चाहिए, भारतीय नहीं होना चाहिए। किसने कहा था, लॉर्ड इरविन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि किस नाम से जाना जाता है, या पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, बतलाइए दोस्तों, सोचिए आप कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था। ठीक है, भगत सिंह को, रणजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु दोस्तों 1928 में, ठीक है, साइमन कमीशन के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसके दौरान क्या हो गया, सिर में लाठी पड़ी थी और इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1934 में, ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके अंदर किया था, कांग्रेस में समाजवादी दल का गठन किसने कर लिया था, जेपी जवाहरलाल नेहरू, जेपी आचार्य नरेंद्र देव, जेपी या जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों देखते हैं हम कि इन सभी ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण ने की बुक का नाम भी है बाय सोशलिज्म, और आचार्य नरेंद्र देव, तो ये दोनों समाजवाद से जुड़े हुए एक आंदोलनकर्ता थे या जो क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने ही कांग्रेस में एक अलग दल का गठन कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में। फिर निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73, कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा, कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा, नैनी, यरवदा, सेलुलर, आगा खां पैलेस। तो दोस्तों यरवदा जेल, जो पुणे की यरवदा जेल को गांधी जी ने क्या कहा, मंदिर कहा। इसमें गांधी जी को कब रखा गया था, पुणे की यरवदा जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यहाँ पर कैद किया गया था। और हम देखते हैं कि यरवदा जेल में ही पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। और आगा खां पैलेस ये भी दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक, पुणे के पास में, जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और उनकी पत्नी को क्या रखा गया था दोस्तों, कैद करके रखा गया था। तो मंदिर की जो तुलना किसने करी है दोस्तों, यरवदा, गांधी जी ने मंदिर की तुलना यरवदा जेल पुणे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना। तो दोस्तों तिलक के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार बोस, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक के कौन थे दोस्तों, राजनीतिक गुरु। दादा भाई नौरोजी को का ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब का नाम है। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की क्या करी है दोस्तों, अध्यक्षता करी है। और ये फिंसबरी से इन्होंने क्या जीता था, चुनाव जीता था, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या लॉर्ड सभा का जो ब्रिटेन में जो चुनाव जीता था फिंसबरी में, कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था।
ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। ठीक है, 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। इसका उद्देश्य क्या था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करना, भारत के आज़ादी देने के लिए इनकार करना। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन इसलिए आया था कि भारत में जो सत्ता किस प्रकार से हस्तांतरित होना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी तो उस पर किस प्रकार से लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इन सभी बातों के मद्देनज़र के दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ और बाद में जो भारत की आज़ादी से संबंधित क्या हुए दोस्तों, एक प्रकार से रूपरेखा उसमें प्रदान की गई थी। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े रहें, जिससे कि आपकी जो तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी और आपकी जो सफलता जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे साथ हमारे दोस्तों का भी विकास होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा कि जब हम कभी टूर पे जाएंगे कहीं, तो हमारे दोस्त ऐसा ना हो कि पीछे छोड़ जाए, क्योंकि टूर पे मज़ा तभी आएगा जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी सफल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।